यार अभिमन्यु, तेरी ये हवेली तो आज बेहद ही डरावनी लग रही है। अलाव तले बैठे उन 4 दोस्तों में से एक ऋचा का इतना कहना ही था कि तभी एक साया अंधेरे को चीरता हुआ उनकी तरफ आया। अरे दामोदर काका, आप यहाँ आइए, आप भी हमारे साथ बैठिए। तुम सबको इतनी रात गए यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, आज पूर्णिमा है ना। कहते समय दामोदर काका की नजरें अनायास ही जंगल की ओर मुड़ गईं और उनके होंठ ऐसे हिलने लगे जैसे वो कोई मंत्र बुदबुदा रहे। क्या हुआ काका? आप जंगल की ओर क्या देख रहे हैं? क्या कोई रहता है वहाँ? चुड़ैल। अभिमन्यु, ऋचा, अजय और पूजा, ये 4 दोस्त मुंबई से बनारस अभिमन्यु की बड़ी बहन की शादी में शरीक होने पहुंचे थे। पर यहाँ इतनी ज्यादा ठंड होगी इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। चारों अलाव की गर्मी लेते हुए एंजॉय कर रहे थे, पर दामोदर काका के मुंह से निकले उसे एक शब्द चुड़ैल ने माहौल को अचानक गंभीर बना दिया। क्या हुआ काका? आप भी आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आप ऐसी चीजों में विश्वास रखते हैं? खैर, जो भी हो, क्या कहानी है उस चुड़ैल की? हाँ, ऐसे सर्द मौसम में भूत की कहानी सुनने में तो मजा ही आ जाएगा। ऋचा की एक्साइटमेंट देखकर काका बोले, जाने दो बबुआ लोग, वो कहानी मनहूस है और ऐन आज के दिन तो उस बारे में बात करना भी खतरनाक है। दामोदर काका ने साफ मना कर दिया और उन्हें बहुत समझाया कि वे सब उस कहानी को जानने की जिद ना करें, पर वे सब काका के पीछे ही पड़ गए। क्या काका, पूरा समा बांधकर पार्टी ओवर करने की बात कर रहे हैं आप तो? या फिर आपको हमें बताना ही नहीं चाहिए था कुछ भी? बच्चों की जिद के आगे घुटने टेकते हुए काका गुस्से में बोले, ठीक है, सुनाता हूं, लेकिन फिर मत कहना कि। दामोदर काका की बात को बीच में ही काटते हुए सब एक ही सुर में बोले, अरे सुनाइए काका, सुनाइए। तो सुनो, आज से लगभग 7 साल पहले की बात है। यहाँ से कुछ दूर पर हाईवे से सटा एक गांव है, कोसी कला। वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर एक किलानुमा हवेली है जो सदियों पहले राणा जी की हवेली के नाम से जानी जाती थी। रिहायशी इलाके से अलग थलग राणा जी की हवेली आसमान में सिर उठाए खड़ी रहती थी, लेकिन हवेली के आसपास एक सन्नाटा पसरा रहता था। गुजरते वक्त के साथ हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें सिर उठाने लगीं। लोग दिन में भी जाने से वहां कतराने लगे। चारों बच्चे बहुत ध्यान से काका की बात सुन रहे थे। तभी ऋचा बोली, लोग क्यों कतराने लगे? सब बताऊंगा, लेकिन अब चुपचाप मेरी बात सुनो। हवेली के मालिक अवध सिंह राणा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक नंबर का याश और लड़कीबाज इंसान था। बाप दादा की अकूत संपत्ति इतनी थी कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें राज करती, और हर रात आसपास के गांव से किसी जवान लड़की को उठाकर वो अपनी हवस मिटाता था। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक हवेली में रत्नावती के कदम नहीं पड़ गए। क्या सांवला रंग, कैसा बदन, उसकी हिरनी जैसी चाल ने राणा को देखते ही देखते अपना कायल बना लिया। हर वक्त वो हवेली उसके पायल की झंकार से गुलजार रहने लगी। वो आई तो नौकरानी बनकर थी, पर जल्द ही राणा ने उसे अपने बिस्तर पर जा पटका। राणा उसके शरीर के साथ हर रात जैसी मर्जी वैसा खेलने लगा। इतना बोलकर दामोदर काका रुके और एक बार फिर उन्होंने वैसे ही जंगल की ओर देखा जैसे वहां से कोई चल कर आने वाला हो और वो उसकी राह देख रहे हो। जंगल में हो रही एक हलचल उन्हें साफ नजर आई, जिसे देखकर उनके आंखों में एक अजीब चमक उभरी। फिर आगे क्या हुआ काका? अजय के इस सवाल पर दामोदर काका ने एक बार फिर से उन चारों को देखा। चारों पूरी तल्लीनता से वो कहानी सुन रहे थे। जिससे पहले दामोदर काका आगे की कहानी बयान करते, उससे पहले ही अभिमन्यु, ओ अभिमन्यु बेटा, जरा यहाँ आना। बस 2 मिनट रुकना, मैं यूं गया और यूं आया। अगर मुझे देर लगी तो तुम सब कहानी सुनकर मुझे सुना देना। इतना बोलते हुए अभिमन्यु हवेली के अंदर चला गया। और फिर ऋचा बोली, काका, आप आगे सुनाइए, अभिमन्यु को शायद वक्त लगेगा। ठीक है,
तो अवध सिंह राणा और रत्नावती के बीच हर रात बनते संबंधों के बाद रत्नावती पेट से हो गई और अपनी औकात भूलकर उसने राणा के सामने शादी की बात रख दी। एक 2 टके की औरत उसकी बीवी बनने का ख्वाब देख रही थी। ये बात भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। नतीजा ये हुआ कि पास रखी बंदूक उठाकर उसकी बट से रत्नावती को रुई की तरह ढूंढना शुरू कर दिया। जी भर कर पीटने और दुनिया भर की गालियों से नवाजने के बाद भी जब उसका जी नहीं भरा तो एक नौकर को बुलाकर उसके हाथ में बंदूक थमाते हुए बोला, मार साली को, जितना मार सकता है मार। अपनी औकात भूल गई। राणा खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। हराम की जनी, ऐसा सोचने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। रत्नावती को अधमरा करने के कुछ दिन बाद जब राणा के ऊपर फिर से हवस सवार हुई तो उसने रत्नावती को अपने कमरे में बुलाया। उसके घाव भी अब भर चुके थे। सब कुछ एक बार फिर पहले की तरह चल निकला, मगर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी महीना भी नहीं बीता था कि एक रोज रात के वक्त जब वो राणा के कमरे में उसके पास लेटी हुई थी तो अचानक ही उसके दिमाग में न जाने क्या फितूर सवार हुआ कि वो कह बैठी, राणा जी, ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी मारपीट से डर गई थी। वो तो मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ कि सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। आपकी जगह कोई और होता तो नाकों चने चबवा देती। अच्छा, क्या कर लेती तू? पुलिस में गैंग रेप की कंप्लेन लिखवा देती। आजकल ऐसे केसों में हम औरतों की खूब सुनी जाती है। पता चलता है कि देर सवेर सब धरिए जाते हैं। रत्नावती की बात सुनकर राणा के तन बदन में आग लग गई। रत्नावती के तन पर उस वक्त कपड़ों का एक रेशा तक नहीं था। राणा ने उसे उसी हालत में अपने कंधे पर टांगा और हॉल में पहुंचकर जोर जोर से अपने आदमियों को आवाज लगाने लगा। पलक झपकते ही सारे नौकर हॉल में इकट्ठा हो गए। ये हमें गैंग रेप की कंप्लेन करने की धमकी दे रही है। जरा इसे बताओ कि गैंग रेप क्या होता है। हमारी तरफ से तुम सबको खुली छूट है, और हाँ, अब इसे जिंदा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर राणा ने रत्नावती को फर्श पर पटक दिया, खुद अपने कमरे में घुसकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। मालिक की इजाजत मिलते ही सब भूखे गिद्धों की तरह उसके ऊपर टूट पड़े। पूरी रात हैवानियत का मंजर चलता रहा। रत्नावती की चीखें पूरे हवेली में गूंजती रहीं। सुबह 4 बजे के करीब रत्नावती को उठाकर बाहर बगीचे में एक आम के पेड़ से बांध दिया गया। वो भी समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसने बहुत चीख पुकार मचाई, पर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो वो बोली, राणा, याद रखना, एक गर्भवती औरत के साथ जो तूने किया है उसकी तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। मैं आऊंगी और जरूर आऊंगी, और तेरे साथ साथ आसपास के सभी गांवों को मेरा कहर झेलना पड़ेगा। राणा ने अपने हाथों से उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर पेड़ समेत आग लगा दी। रत्नावती जिंदा जल गई। उसकी चीखें दूर गांव तक सुनाई दी, पर उसे बचाने वहां कोई नहीं आया, और ना ही किसी ने पुलिस में राणा के खिलाफ कोई कंप्लेन की। उसकी मौत के कुछ ही दिनों बाद अवध सिंह राणा का पूरा खानदान एक एक कर अजीब हालातों में मरने लगा। यहां तक कि पिछले 7 सालों में न जाने कितने लोग उस अतृप्त आत्मा का शिकार बन चुके हैं। इतना कहकर दामोदर काका रुक गए। काका, कहानी तो बहुत ही भयानक थी, पर बबुआ लोग, जैसा हमने कहा था आपसे, ये कहानी सुनकर आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहानी ही तो है काका, सुन ली तो बस सुन ली, अजय मुस्कुराकर बोला। वहीं बाकी दोनों लड़कियों की हालत खराब थी। उन तीनों को अपने दिल की तेज हो चुकी हुई धड़कन सुनाई दे रही थी, और तभी दामोदर काका ने अपनी चेतावनी दोहराकर उनकी धड़कनों की रफ्तार और बढ़ा दी। बस नहीं बाबू, बहुत बुरा किया आपने ये कहानी सुनकर। पर क्यों नहीं सुननी थी ये कहानी? ऋचा ने डरते हुए पूछा। उसकी बात पर काका मुस्कुराए और अपने डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर उठते हुए बोले, क्योंकि बबुआ लोग, ये कहानी सुनने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता है। दामोदर काका के मुंह से निकले लफ्ज सुन तीनों दोस्तों की सांस हलक में अटक गई।
बुढ़ा पागल है लगता है। अजय माहौल को हल्का करने के मकसद से मुस्कुराया, पर तभी दामोदर काका बिना पीछे मुड़े ही बोले, जरा जंगल की ओर नजर घुमाकर तो देखना। इन्होंने तेजी से उस ओर नजर घुमाई तो पाया वहां कोई सच में था, जो काले साए की शक्ल में उनसे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। धीरे धीरे वो साया उनके नजदीक आया। तब उसे देखकर तीनों किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे, क्योंकि अलाव की रोशनी में उन्हें एक खतरनाक चेहरा नजर आया। वो एक औरत थी जिसके शरीर का ज्यादातर मांस जल चुका था। उसके चेहरे और हाथ की खाल जलने के कारण गल गल के नीचे टपक रही थी। तीनों दोस्त फिलहाल बर्फ की सिल्ली की तरह जमे हुए थे। उनके मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। वहां से बचकर भाग पाने की बात तो बहुत दूर की थी। थोड़ी देर बाद जब अभिमन्यु वहां लौटा तो उसने पाया कि उसके दोस्त और दामोदर काका वहां नहीं है। उसने काफी आवाज लगाई, पर अपने दोस्तों का कहीं कोई नामो निशान उसे नहीं मिला। हार कर उसने अपनी माँ और बाकी लोगों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। पर उसके बाद जो उसकी माँ ने कहा, उसे सुनने के बाद अभिमन्यु को लगा जैसे उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई हो। तू ये कैसी बात कर रहा है? काम की आपाधापी में मैं तुझे बताना ही भूल गई कि दामोदर काका की 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? उस रात के बाद उसने अपने दोस्तों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आज तक उनका कोई पता ठिकाना उसे हासिल नहीं हो सका। इन सब में एक बात गौर करने वाली ये है कि दामोदर काका ने कहा था कि ये कहानी सुनने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता, पर अब हम सब ने ये कहानी सुन ली है, तो क्या अगली कहानी सुनने तक हम भी जिंदा रहेंगे?